नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वीरू द्विवेदी है। मैं आपका अपने YouTube चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाले यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि कौन सी है? तो जो छात्र के अवांछित व्यवहार हैं, उसको सुधारने के लिए सबसे जो प्रभावी कदम होगा वो होगा अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाएं तथा उसके उपचार का सुझाव दें। आपने पढ़ा होगा नैदानिक और उपचार शिक्षण। नैदानिक में पहले हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं, फिर उन कमियों को दूर करने के लिए उसका उपचार करते हैं, यानी कि उसमें सुधार करने के लिए जो भी प्रभावी कदम है वो उठाते हैं। दोस्त, इसका डी ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। डिसलेक्सिया संबंधित है, तो जो डिसलेक्सिया है ये एक पढ़ने संबंधी जो है समस्या है दोस्त। बी ऑप्शन एकदम सही है। जिसे डिसलेक्सिया हो जाता है उसे बोलने संबंधी या पढ़ने संबंधी जो है डिसेबिलिटी हो जाती है, अशक्तता हो जाती है। अगर बात करें लेखन संबंधी समस्या की तो इसको डिसग्राफिया के नाम से जानते हैं। गणितीय कौशल संबंधी समस्या को बात करें तो इसको हम डिसकैलकुलिया के नाम से जानते हैं। और वाक संबंधी समस्या की विकार की बात करें तो इसे हम अफेजिया के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अधिगम में अशक्तता की बात अगर पूछ ले कि सबसे पहले किसने की थी तो सैमुअल क्रिक ने की थी दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त की जा सकते हैं? तो जो ब्रेल लिपि है ये दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए प्रयोग किए जा सकती है। इसका बी ऑप्शन एकदम सही है। ब्रेल लिपि का जो आविष्कार हुआ था वो फ्रांस के एक नेत्रहीन मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम लुइस ब्रेल था। उन्होंने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित थी, जो कि उभरे नुकीले हुए बिंदु होते हैं जिनमें हाथ फेर कर पढ़ने की प्रक्रिया को समझाया जाता है। आज ये ब्रेल लिपि 64 बिंदुओं पर आकर पहुंच गई है। आज हम ब्रेल लिपि को कंप्यूटर में भी पढ़ सकते हैं दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। CWSN का अर्थ क्या है? तो जो CWSN का अर्थ है वो है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, क्योंकि जो CWN है इसका फुल फॉर्म होता है चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स, यानी कि चिल्ड्रेन विद स्पेशल नीड्स, यानी कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। हमारी जो समावेशी शिक्षा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वो पहले ही कह चुकी है कि प्रत्येक बालक कैसा है, विशिष्ट है। चाहे वो पिछड़ा हो, मंदबुद्धि हो, दृष्टिबाधित हो, किसी भी प्रकार का बालक हो, लेकिन वो कैसा है, प्रत्येक बालक विशिष्ट है। ये हमारा समावेशी शिक्षा पहले ही कह चुकी है, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो जो वैयक्तिक विधि है ये परामर्श का कोई तत्व नहीं है। ए ऑप्शन एकदम सही है, याद रखिएगा। बात आई है परामर्श की, तो बता दें कि परामर्श उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए आपको शरीर में कोई बीमारी हो गई या फीवर आ गया, तो आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं उसको दिखाने के लिए, तो वो जो आप उनसे बताते हैं, जो वो आपको सलाह देते हैं, वो क्या है, एक परामर्श और निर्देशन की ही प्रक्रिया है दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो जो मनोविज्ञानशाला है वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में स्थित है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है मनोविज्ञानशाला की, तो बता दें कि विश्व में जो प्रथम मनोविज्ञानशाला थी वो जो है जर्मनी के लिप्चिंग शहर में थी, जिसकी स्थापना विलियम बुंट ने की थी। विलियम बुंट जो कि एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर थे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। जो संबंध स्किनर का चूहों से था एवं थार्डाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे था? तो यानी कि आप कह सकते हैं कि स्किनर ने चूहों पर प्रयोग किया, थार्डाइक ने बिल्लियों पर प्रयोग किया और कोहलर ने प्रयोग किया था वनमानुषों पर। तो डी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है वनमानुष की, तो बता दें इस वनमानुष का नाम सुल्तान था। कोहलर इस सिद्धांत को हम सूझ के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। गेस्टाल्टवादी का मतलब है जिसको हम कह सकते हैं समग्र रूप से या
पूर्ण आकृति में, और जो ये कोहलर थे ये जर्मन के निवासी थे। याद रखिएगा, इनका जो सिद्धांत था वो कहता है कि सूझ अचानक आती है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो जो डेविड ह्यूम हैं ये शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं हैं। बात आई है शिक्षण की, तो बता दें D.W. एलन बुश और एचिसन ये माइक्रो टीचिंग के जनक माने जाते हैं, वो भी विश्व में ये सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। अगर भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक की बात कोई पूछे तो आप बताइएगा कि D.D. तिवारी जो है वो भारत में सूक्ष्म शिक्षण के जनक माने जाते हैं। और सूक्ष्म शिक्षण के जो चरणों का जो कुल समय निर्धारित किया गया है वो 36 मिनट होता है। दोस्त याद रखिएगा, पिछले बार यूपी टेट में पूछ लिया था कि सूक्ष्म शिक्षण के चरण में कितना समय लगता है, तो सूक्ष्म शिक्षण के कुल चरणों में 36 मिनट का समय लगता है। इसमें पहले योजना बनाई जाती है, फिर जो है पढ़ाया जाता है, फिर फीडबैक लिया जाता है, फिर से योजना बनाई जाती है, फिर से फीडबैक लिया पढ़ाया जाता है, फिर से फीडबैक, ये प्रोसेस इसका चलता है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिक नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक जो है, ये जो पुस्तक है ये है स्किनर की। बी ऑप्शन एकदम सही है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो जो व्याख्यान है ये जनतांत्रिक नहीं होता, क्योंकि कोई भी हम विचार या जब गोष्ठी या कोई भी बड़ा जो है फंक्शन के रूप में जिसपे विशिष्ट अतिथि या प्रमुख वक्ता को बुलाते हैं तो वो केवल अपने विचारों को व्यक्त करता है और चले जाते हैं। ये कोई जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो जो फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से है वो अभिभावक कथन जो है वो संबंधित नहीं है। शिक्षक कथन भी जरूरी है, छात्र कथन भी जरूरी है, मौन कथन भी जरूरी है, लेकिन अभिभावक कथन जरूरी नहीं है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो आपको मैं एक ट्रिक बता दूं, जिस ऑप्शन में केवल लिखा हो, दंड लिखा हो, तो आप ज़्यादातर वही ऑप्शन सही होते हैं। और यहाँ लिखा है यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि समावेशी का मतलब ही है समावेश, मतलब सबको समाहित करके हमें एजुकेशन को बढ़ाना है, चाहे वो जिस प्रकार का बालक हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे जैसे भी जिस भी प्रकार का बालक हो, क्योंकि प्रत्येक बालक कैसा है विशिष्ट है। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संभाषण में अर्थ की लघुतम इकाई क्या है? तो जो अर्थ की लघुतम इकाई है वो रूपग्राम होती है। याद रखिएगा। बात आई है संभाषण की, तो ये जो है प्रभावी संप्रेषण के लिए संभाषण बहुत ही जरूरी होता है और इसकी जो लघुतम इकाई है वो रूपग्राम होती है। बी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है अगले प्रश्न की, हम करके सीखते हैं, ये कथन किसका है? तो जो हम करके सीखते हैं ये कथन है डॉक्टर मेस का। ए ऑप्शन सही है। लेकिन करके सीखने पर बल किसने दिया था? तो एनसीएफ ने दिया था। एनसीएफ जो आप अभी देख रहे हैं चौथा संस्करण है, एनसीएफ 2005, और एनसीएफ जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के एक निबंध है जिसका नाम सभ्यता और प्रगति है, वहीं से एनसीएफ लिया गया है। याद रखिएगा। ये करके सीखने पर बल देता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो जो शिक्षण का स्तर नहीं है वो है वर्णन, वो चिंतन का स्तर नहीं है। किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के वर्णित करना वो जो है शिक्षण का स्तर नहीं होता। याद रखिएगा। डी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, एक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तुओं को देखकर जो बालक है वो डरने लगता है, तो इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? तो जो ये अनुबंधन है ये उद्दीपक सामान्यीकरण अनुबंधन है। याद रखिएगा। ये उद्दीपन अनुक्रिया या सामान्यीकरण की बात आई है तो बता दें उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत जो है पावलोव ने दिया था, जो रूस के महान मनोवैज्ञानिक थे। ये एक शरीर शास्त्री थे। पहले ये शरीर विज्ञान में रुचि रखते थे, बाद में ये मनोविज्ञान में आए और इसी सिद्धांत के लिए इन्हें 1904 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इनके सिद्धांत को हम क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत भी कहते हैं। याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है?
तो जब हम कोई चीज़ पढ़ाने के लिए उसका चयन करते हैं तो उसके लिए हमें बालक के अभिभावक की पृष्ठभूमि को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यह बालक गरीब घर से है, ये पिछड़ा वर्ग से है। ऐसे किसी भी चीज़ की जानकारी हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे लिए सारे बालक क्या हैं, बराबर हैं। दोस्त याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? तो बाल्यावस्था में जिज्ञासा की कमी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि बालक जो है इसमें अत्यधिक जिज्ञासु होता है। जीन पियाजे ने पहले ही बता दिया है कि जो बालक होते हैं वो अन्वेषण करता होता है, जिज्ञासु होता है। तो सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण होते हैं? तो जो बुद्धिमापन की भाटिया बैटरी परीक्षण है इसमें 5 उप परीक्षण होते हैं। बी ऑप्शन एकदम सही है दोस्त। बात आई है बुद्धि की, तो बता दें बुद्धि की सबसे पहले बात 1885 में सुजनन शास्त्र और व्यक्तिगत विभिन्नता के जनक माने जाने वाले फ्रांसिस गाल्टन ने बुद्धि की बात सबसे पहले 1885 में की थी। याद रखिएगा। अगर मेरे द्वारा आप संचालित ये सीरीज आपको अच्छी लग रही है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और वीडियो को कई ग्रुपों में शेयर करें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की। अल्बर्ट बंडूरा इनमें से किससे संबंधित हैं? तो जो अल्बर्ट बंडूरा थे ये सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित थे। याद रखिएगा, अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के महान मनोवैज्ञानिक थे। अगर सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की बात आ जाए तो लेओ वाइगोत्स्की का नाम याद रखिएगा। ए ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अधिगम वक्र में पठार बनता है, तो अधिगम वक्र में जो पठार बनता है वो थकान के कारण बनता है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात आई है अधिगम की, तो बता दें कि अधिगम क्या है। अधिगम कोई चीज़ जब आप सीख रहे हैं तो उसका व्यवहार में उतार लेना, व्यवहार में अपने परिवर्तन कर लेना अधिगम कहलाता है। अब अधिगम वक्र मैं बता दूं, वक्र 3 प्रकार के होते हैं, नतोदर, उन्नतोदर और रेखी। तो मैं आपको बता दूं मिश्रित वक्र भी होता है, कहीं कहीं 4 मिल जाते हैं लेकिन 3 ज़्यादा होते हैं। तो अधिगम वक्र में जो पठार होता है, मान लीजिए आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं, लेकिन एक अवस्था ऐसी आ जाती है कि ना तो आपके सीखने का जो स्तर है वो कम हो रहा है और ना ही बढ़ रहा है। जब ये बीच में ठहर जाए तो ये क्या कहलाता है? यही अधिगम वक्र का पठार कहलाता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है ये प्रयुक्त होता है व्यक्तित्व के मापन में। अब बात आई है व्यक्तित्व की यानी कि पर्सनालिटी की, तो बता दें कि पर्सनालिटी शब्द पर्सोना से बना है। इसका अर्थ है मुखौटा और ये यूनान की देन है। याद रखिएगा। व्यक्तित्व को कार्ल युंग ने 3 भागों में विभाजित किया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। अंतर्मुखी वो बालक होते हैं जो अपने आप में ही सीमित रहते हैं, जिनका सामाजिक स्तर से कोई खास लेना देना नहीं होता। बहिर्मुखी वो होते हैं जो कि सामाजिक क्रियाओं की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी कि समाज की सभी क्रियाओं में वो अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अब उभयमुखी जिनमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? तो जो रैवन का परीक्षण है ये शेष से भिन्न है। सी ऑप्शन एकदम सही है। बात करते हैं आज के अंतिम प्रश्न की, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बारे में सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो इस वीडियो को कई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।